कोई भी हीरो डीमन किंग की बेहिसाब ताकत के सामने टिक नहीं सका और इंसानी नस्ल कोने में लग गई। 100 बैरियर मेजर्स आगे आए ताकि वो डीमन रेल्म के खिलाफ रुकावट बनाकर आर्मी को रोक सकें, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। 30 साल बाद हमारी कहानी का हीरो ब्लेक आखिरकार जाग उठा और बैरियर चेक करने के लिए तैयार हुआ। वो थोड़ा हैरान है कि मॉन्स्टर्स अभी तक इतने एक्टिव हैं। ब्लेक अपनी पावर डालता है, लेकिन नोटिस करता है कि बैरियर किसी वजह से कमज़ोर हो रहा है। वो उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि बैरियर को चलाने के लिए मैजिक पावर की ज़रूरत क्यों बढ़ गई है। उम्मीद करता है कि किसी हीरो ने आखिरकार गंदगी साफ कर दी होगी। डीमन कासिल के अंदर एक हीरो डीमन किंग की तरफ दौड़ता है और जैसे ही दोनों पूरी ताकत लगाते हैं, डीमन किंग खून थूकने लगता है। उसके लिए यकीन करना मुश्किल है कि वो हार गया, लेकिन जैसे ही वो गिरकर मरता है, हीरो मुस्कुराती है और अपनी जीत का जश्न मनाती है। एक रोशनी की किरण पूरे कासिल को कवर कर लेती है। ब्लेक का मुंह खुला रह जाता है जब वो मॉन्स्टर्स को मरते हुए देखता है। उसे लगता है हीरो आखिरकार कामयाब हो गया, इसलिए जहरीली हवा गायब हो रही है। वो हैरान होता है और उसे यकीन हो जाता है कि डीमन किंग मर चुका है। यही वजह है कि सारे मॉन्स्टर्स गायब होना शुरू हो गए हैं। ब्लेक को सुकून मिलता है कि उसने इंसानियत को अमन पाने में मदद की। वो सोचता है कि उसे कैसा इनाम मिलने वाला है। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद कुछ सोल्जर्स आते हैं और गुस्से में ब्लेक को बताते हैं कि उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं। वो कंफ्यूज फील करता है, लेकिन बदतमीज सोल्जर्स उसे लालची धोखेबाज कहते हैं। सफाई देने और अपनी कोशिशों को दिखाने के बावजूद वो उसकी सारी बातें अनसुनी कर देते हैं और मानते हैं कि वो बस एक बेकार, कमज़ोर बैरियर मांगा है। उसे निकाल दिया जाता है, हालांकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा की थी। उसे बुरा लगता है, लेकिन अंदाज़ा लगाता है कि उसके पास अपने पुराने गांव वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं। वो अपने गांव के एडवेंचर गिल्ड में दाखिल होता है, लेकिन जिंदगी भर सेवा करने के बदले उसे कुछ बेकार सिक्के मिलते हैं। वो शिकायत करता है, लेकिन वहाँ का बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उसके काम की तौहीन करता है और उसे चुप रहने का हुक्म देता है। प्रोटैगनिस्ट को बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि ये पैसे जिंदा रहने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। वो अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू करता है और सोचता है कि जो बैरियर उसने बनाया था उसका कोई मकसद नहीं था। अगले दिन वो गिल्ड में नौकरी ढूंढने की हिम्मत जुटाता है, चाहे वो कितनी ही बेकार क्यों ना हो। वो उस औरत से काम मांगता है और यकीन दिलाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन घमंडी औरत उसे याद दिलाती है कि बैरियर मेजेस पूरी तरह बेकार होते हैं। कुछ दूसरे एडवेंचरर्स उसकी हालत पर हंसते हैं और उसकी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं। प्रोटैगनिस्ट चुप हो जाता है, लेकिन अचानक शाही शुरमाओं का एक ग्रुप गिल्ड में घुस आता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो ब्लेक नाम के एक मेज के बारे में पूछते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट परेशानी में अपना हाथ उठाता है। वो बताते हैं कि ये हीरो का हुक्म है और उसे अपने साथ वापस चलने को कहते हैं। जो लोग पहले उसकी तौहीन कर रहे थे वो ये सुनकर दंग रह जाते हैं, लेकिन ब्लेक मान जाता है। इसीलिए नाइट्स उसे गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट करते हैं। गांव छोड़ते वक्त वो अब भी फिक्रमंद है और सोचता है कि उसे अचानक क्यों बुलाया गया। उसे याद आता है कि उसने एक बार लड़की को बचाया था, लेकिन शक है कि उसे अब भी याद होगा कि क्या हुआ था। वो राजधानी में दाखिल होता है और नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। महल में दाखिल होने के बाद वो सोच विचार करता रहता है, लेकिन उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब हीरो एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करती है। वो जोश में पूछती है कि क्या उसे अब भी याद है जब उसने उसे मॉन्स्टर से बचाया था। वो तस्दीक करता है कि उसे याद है, जिससे वो खुश हो जाती है। वो अपना शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं समझकर टाल देने की कोशिश करता है। एलिस जोश में बताती है कि उसके साथी भी अपना शुक्रिया दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सब जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं। चमकती आंखों के साथ लड़की पूछती है कि वो आगे क्या करने का इरादा रखता है, ये समझते हुए कि वो अब एक अहम शख्सियत है। लेकिन वो हंसता है और घबराहट में कहता है कि वो अभी तक यकीन से नहीं कह सकता। एलिस उसे शाही जादूगर कॉर्प में शामिल होने की दावत देती है, लेकिन गंथर, जो 5वीं डिवीजन का कैप्टन है, उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक बैरियर मेज है, इसलिए उसे असली जादूगरों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। एलिस प्रोटैगनिस्ट का दिफा करती है और उसकी कोशिशों की तरफ इशारा करती है, लेकिन वो घमंडी शख्स मानता है कि मॉन्स्टर्स अंदर घुसने से डर रहे थे। उसका मानना है कि बैरियर्स सिर्फ थोड़ा सा मना रोकने के काबिल होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह बेकार है। प्रोटैगनिस्ट को याद है कि 30 साल पहले उनकी इज्जत इतनी खराब नहीं थी। वो मायूस होता है कि उसने बिना वजह इतनी मेहनत की। गुंथर उसे बूढ़ा कहता है
और सबको बताता है कि उसे शक है कि इस बंदे में कोई स्किल्स हैं। लेकिन एलिस ब्लेक के लिए बोल पड़ती है। घमंडी कैप्टन ब्लेक को लड़ाई में हराने का चैलेंज देता है। उसका मानना है कि एक बूढ़ा उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक वो ये जंग जीतने के लिए तैयार ना हो। एलिस पूछती है कि क्या ब्लेक तैयार है। उसे खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन एलिस को यकीन है कि वो जीतने वाला है। ट्रेनिंग मैदान में प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है और आने पर पछताता है, लेकिन घमंडी कैप्टन अपना तारुफ कराता है और अपना आग का जादू छोड़ता है और ब्लेक को बाद में ना रोने की वार्निंग देता है। हमला सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट को लगता है, इसलिए उस बदमाश के चमचे जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। गुंथर अपना खुद पसंद रवैया जारी रखता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ब्लेक उलझन का इजहार करता है, जबकि घमंडी शख्स के लिए यकीन करना मुश्किल है क्योंकि वो तवक्को कर रहा था कि प्रोटैगनिस्ट फौरन मर जाएगा। वहमी शख्स अब भी अपना एतमाद बरकरार रखता है और एक सीरियस हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ब्लेक को चैलेंज करता है कि जो आ रहा है उससे बच कर दिखाए और बेरहमी से कई हमले एक साथ करता है। देखने वाले ऐसे धमाके देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पर कोई असर नहीं होता। वो समझता है कि वो शख्स अभी भी पूरी ताकत नहीं लगा रहा क्योंकि पावर बहुत कमजोर है। गंथर उम्मीद करता है कि वो आखिरकार मर गया होगा, लेकिन जैसे ही धुआं चढ़ता है, ब्लेक सही सलामत बाहर आता है, जिससे वो शख्स दंग रह जाता है। बेयकीनी में वो घबराहट में हंसता है और मानता है कि ब्लेक सिर्फ खुद को बचाने में अच्छा है, लेकिन वो कोई हमला नहीं कर सकता, इसीलिए ये बेमायने है। प्रोटैगनिस्ट उसकी बातों को सीरियस लेता है और एक बैरियर उसके चेहरे की तरफ फेंकता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन गंथर अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है और नाराजगी से इसे अनफेयर कहता है क्योंकि बैरियर्स को हिलाना नामुमकिन है। ब्लेक उसे गलत साबित करता है, लेकिन वो शख्स अब भी यकीन करने में मुश्किल महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट ये याद दिलाता है कि वो अब 30 साल से बैरियर्स लगा रहा है, इसीलिए ये आसान है। वो सोचता है कि क्या ये चीटिंग है, लेकिन वो घमंडी शख्स अपने बारे में बातें सुनता है और इसे अनफेयर कहता है। उसे एहसास होता है कि वो फंस गया है, इसीलिए निकलने का वाहिद रास्ता ब्लेक को मारना है। उसके आदमी पीछे से हमला करके उसकी मदद करते हैं, लेकिन ये अपने आप ब्लॉक हो जाता है। ब्लेक को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन गंथर के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि बैरियर्स खुद ब खुद एक्टिव हो गए। एलिस कैप्टन को याद दिलाती है कि उसे अब मजीद मौके नहीं मिलेंगे। मायूस बदमाश हार नहीं मानता। वो एलिस की नज़रों में गिरने से बचाने के लिए वो सब कुछ लगा देता है जो उसके पास है। देखने वाले घबराकर भाग जाते हैं क्योंकि वो पकड़े जाना नहीं चाहते। गुंथर बहुत बड़ा हमला करता है, उम्मीद करता है कि ब्लेक मर जाए, लेकिन एलिस पूरी तरह भरोसा करती है कि प्रोटैगनिस्ट इसे रोक सकता है। वो याद करती है कि पिछली बार उसने उसे कैसे बचाया था और ब्लेक को आसानी से उस घमंडी बदमाश को हराते हुए देखती है। वो शख्स अपने घुटनों पर गिर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिक पावर कुछ भी नहीं। एलिस ब्लेक की जीत का ऐलान करती है और मानती है कि वो अब स्पेशल कोर में दाखिल होने का हकदार है। गंथर वापस बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे प्रोटैगनिस्ट की कामयाबियों के बारे में याद दिलाती है। वो बदमाश दूसरे बैरियर मेजर्स पर सवाल उठाना शुरू करता है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है कि वो सब चले गए। वो बताता है कि उनमें से अक्सर मर गए और कुछ ने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी, इसीलिए सब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, जिसका मतलब है कि ब्लेक सब कुछ अकेला संभाल रहा था। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार समझ जाता है कि इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। गंथर उसे धोखेबाज कहता है, ये कहते हुए कि इतने बड़े इलाके को अकेले संभालना नामुमकिन है क्योंकि ये खुद किंगडम से बड़ा था। वो इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन एलिस परेशानी में मुस्कुराती है और उसे एहसास होता है कि ब्लेक उसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हैरानकुन है। कोई नमूदार होता है और पूछता है कि इतना शोर क्यों है। गंथर पहचान लेता है कि ये पहली यूनिट का कैप्टन लैंसलॉट है। ये पहली बार है कि वो टॉप कैप्टन को देख रहा है। लैंसलॉट वजाहत मांगता है, इसलिए एलिस उसे पूरी सिचुएशन बताती है। वो सब कुछ समझ जाता है और जान लेता है कि गंथर लड़ाई हार गया। वो बदमाश कुछ अहमकाना बहानों के साथ बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन लैंसेलॉट उसे ठंडी नज़र से चुप करा देता है। वो ब्लेक को ग्रुप ज्वाइन करने की इजाज़त देता है क्योंकि उसने अपनी स्किल्स साबित कर दी हैं। दूसरे अभी भी बैरियर मैजिक को आने देने के बारे में गैर यकीनी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि उसे ऐसी पोजीशन मिली। वो अपनी स्किल्स पर शक करने लगता है, लेकिन एलिस उसे मुबारकबाद देती है और मानती है कि ये उसके लिए आसान होगा। वो तजवीज़ देती है कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन लैंसेलॉट उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाता है और आदमी उसे खींचकर ले जाते हैं।
लाल बालों वाला शख्स पूछता है कि एलिस ब्लेक के साथ इतनी प्यार से क्यों पेश आ रही है। प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो संजीदा कैप्टन फिर भी उसे एलिस से दूर रहने की वार्निंग देता है। गंथर ये बातचीत देखता है और मायूसी में दांत पीसने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉर्मेट्री पहुंचता है और अपने कमरे की तलाश करता है। वो अपनी उम्र के बारे में बातें सुनता है और अजीब महसूस करने लगता है, इसलिए वो अपना कमरा ढूंढना जारी रखता है। वो उसे मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दाखिल होता है, स्वेन, उसका नया रूममेट, पूछता है कि वो कौन है। वो अपना तारुफ कराता है और अपनी कहानी बताता है। लेकिन स्वेन उसे झूठ बोलता है। ब्लेक मानता है कि उस जैसे शख्स पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन हैरान होता है कि स्वेन इस पर इतना घबरा क्यों रहा है। बच्चा अपने रूममेट के तौर पर एक बूढ़ा होने की शिकायत करने लगता है। प्रोटैगनिस्ट माफ़ी मांगता है, लेकिन स्वेन शर्मिंदगी से अपने अल्फाज वापस लेता है, क्योंकि ये ब्लेक की गलती नहीं है। वो इशारा करता है कि प्रोटैगनिस्ट के बाल बिखरे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें काटने का फैसला करता है। बच्चा ब्लेक का हुलिया बदलना ख़त्म करता है और अचानक याद करता है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए देर हो रही है। वो दोनों तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं। ब्लेक के टीममेट्स तेरेसा और क्लारा हैरान हैं कि एक बूढ़ा आदमी उनके साथ क्यों शामिल हो रहा है। ब्लेक परेशानी में अपना तारुफ कराता है और जैसा कि तवक्का थी, तेरेसा उसकी उम्र के बारे में शिकायत करने लगती है और इसे क्रीपी कहती है। क्लारा उसे बदतमीज़ कहती है, लेकिन ब्लेक इस नफ़रत को समझता है क्योंकि वो वाहिद बूढ़ा आदमी है। वो सबसे अपना तारुफ कराता है, नए आने वाले अफवाहों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये सब झूठ है। दूसरों को शक है कि उसने वाइस कैप्टन को हराया, जबकि स्वेन परेशानी में अपने करियर की फिक्र करता है जब उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी एक बैरियर मेज है। गंथर की आंखें बदले की आग में जल रही हैं। अनाउंसर वजाहत करता है कि वो सब नए हैं, इसलिए उनकी डिविजन्स नतीजों के बाद असाइन की जाएंगी। ब्लेक को एहसास होता है कि अभी लंबा सफ़र बाकी है। वो शख्स बात जारी रखता है और ऐलान करता है कि वो अगले 2 हफ्तों तक मेक्का जंगल में सर्वाइवल टेस्ट मुनक्किद करेंगे। नए रिक्रूट शिकायत करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जंगल कितना खतरनाक हो सकता है। अनाउंसर हमारे आदमी को बदकिस्मत कहता है और उसे जल्दी करने का हुक्म देता है। स्वेन टेस्ट शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये उस जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। वो ब्लेक से अपनी पूरी कोशिश करने की इल्तजा करता है और वो सब अपने बैग पैक करते हैं। टीम शुरुआती पॉइंट तक पहुंचने के लिए गाड़ियों में सवार होती है। गंथर सब कुछ दूर से देखता है और शैतानी मुस्कुराहट देता है। जंगल पहुंचने के बाद स्वेन चीखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। डरपोक शख्स को समझ नहीं आता कि वो पहाड़ की चोटी से शुरू क्यों कर रहे हैं। वो अंदाज़ा लगाता है कि वो बदकिस्मत है और रोने धोने वाले की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। वो उम्मीद कर रहा था कि रॉयल कॉप्स ज्वाइन करने के बाद उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन ये सब उल्टा हुआ। तेरेसा उसका मायूस कुन मुंह बंद करती है और उसे लीडर की तरह एक्ट करने का हुक्म देती है। वो उसके साथ बहस जारी रखता है, लेकिन ब्लेक तजवीज़ देता है कि उन्हें पहले नक्शा देखना चाहिए। टीनेजर्स बहस करना बंद कर देते हैं और वो सब जान जाते हैं कि अगर वो जल्दी करें तो वो किसी न किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। ब्लेक शरीफ आजमाइश से कहता है कि उन्हें चलना शुरू करना चाहिए। दूसरे मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो मुश्किल रास्तों से अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरों को अपना सामान उठाने में मुश्किल होती है, लेकिन क्लारा नोटिस करती है कि ब्लेक इसे कितना आसान बना रहा है। वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद उससे कुछ तजर्बा है। कुछ घंटों बाद टीम आखिरकार खौफनाक जंगल तक पहुंच जाती है। जहरीली हवा इतनी घनी लगती है कि कोई भी आम इंसान मर जाए, लेकिन वो महफूज रहते हैं क्योंकि वो सब ट्रेंड मैजिशियंस हैं। तेरेसा और स्वेन अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए नक्शा चेक करते हैं। ब्लेक स्वेन को ड्रैगन की लेवल का जिक्र करते हुए सुनता है। बच्चा वजाहत करता है कि मॉन्स्टर्स को उनकी ताकत दिखाने के लिए 10 लेवल्स में तकसीम किया जाता है। बूढ़ा आदमी वजाहत करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिससे बच्चा फख्र महसूस करता है। टीम दोबारा चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही कुछ गॉब्लिन्स अचानक जाहिर होते हैं, स्वेन अपने आग के गोले निकालता है और अकेले संभालने के लिए पूरा एतमाद होकर आगे बढ़ता है। वो एक को मार देता है, लेकिन जख्मी हो जाता है। इसीलिए टेरेसा कूद पड़ती है और दूसरे 2 गॉब्लिन्स को शिकस्त देती है, इससे पहले कि वो घमंडी 3 को मारे। क्लारा स्वेन को हील करती है, इसीलिए वो माफ़ी मांगता है और सोचता है कि ब्लेक मदद करने के बजाय वहाँ क्यों खड़ा रहा। जैसे ही टीम दोबारा आगे बढ़ती है, एक मॉन्स्टर स्वेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए जानबूझकर गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। वो
अपना बैरियर मैजिक यूज करता है और तजवीज़ देता है कि उन्हें नया रास्ता लेना चाहिए जो उसे अभी मिला है। वो सब ब्लेक के पीछे चलते रहते हैं, जो चुपके से उनकी पीठ पीछे मॉन्स्टर्स को संभालता है। क्लारा कुछ सुनती है, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ नजर नहीं आता। ब्लेक उन्हें पानी की तरफ ले जाना जारी रखता है और वो सब आखिरकार आराम करने और सोने के लिए रुकते हैं। बूढ़ा आदमी इलाके की निगहबानी करता रहता है और एक मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है जब वो उसकी टीम पर हमला करने की कोशिश करता है। स्वेन आवाज से जाग जाता है, लेकिन वो बच्चे को दोबारा सोने की तसल्ली देता है क्योंकि उसे जागने में कोई मसला नहीं। जाग उठते हैं। जैसे ही सबकी आंख खुलती है, स्वेन को शक होने लगता है कि सब कुछ इतने आराम से कैसे हो रहा है। क्लैरा भी यही सोचने लगती है। उसे वो अफवाहें याद आती हैं और अंदाज़ा लगाती है कि शायद ब्लेक की वजह से ही उन्हें कमज़ोर मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, मगर तेरेसा इसे परफेक्ट कहती है, और क्योंकि वो इतना चलने के बाद लड़ने की हालत में नहीं, वो सब ड्रैगन के ठिकाने की तरफ भागते हैं। कासिल में गंथर को यकीन है कि प्रोटैगनिस्ट अब तक मर चुका होगा, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सबसे परफेक्ट प्लान बनाया था। उसे शक है कि वो ड्रैगन के खिलाफ जिंदा बचेंगे अगर वो किसी तरह वहां पहुंच भी गए। ड्रैगन के ठिकाने पर स्वेन लेवल 4 के मॉन्स्टर को देखकर खौफ से चीखता है। टेरेसा उन्हें भागने की वार्निंग देती है क्योंकि ये अपनी ताकत से गांव तबाह कर सकता है। वो कोशिश करती है पर रियलाइज करती है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। स्वेन घुटनों पर गिर जाता है और डर के मारे उसका पेशाब निकलने वाला होता है। उसे नहीं लगता वो जीतेंगे, जबकि लड़कियां भी डर से कांप रही हैं। मॉन्स्टर आग का हमला करता है, मगर प्रोटैगनिस्ट अपने बैरियर से उसे रोक लेता है और सबको बचा लेता है। लड़कियां आंखें खोलती हैं और बैरियर को अपनी जान बचाते हुए पाती हैं। वो कंफ्यूज हो जाती हैं, जबकि स्वेन अभी भी रोते हुए बच्चे की तरह एक्ट कहता है और उसे लगता है कि वो मर जाएंगे। ब्लेक बाहर निकलता है और सबको रुकने का कहता है। स्वेन चिल्लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ब्लेक निकल जाता है। लड़का रोता है और सोचता है कि ब्लेक खुद को चरा बना रहा है, क्योंकि ऐसे ड्रैगन को हराना नामुमकिन है। तेरेसा ठंडे दिमाग से सोचती है और सबसे कहती है कि उसके पीछे आए ताकि मौके का फायदा उठाकर भाग सकें। स्वेन इस आइडिया को रिजेक्ट करता है और बूढ़े के पास रुकने की जिद करता है, पर टेरेसा याद दिलाती है कि ये मजाक नहीं। क्लारा अचानक नोटिस करती है कि आग गायब हो रही है। वो हैरानी से देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ड्रैगन को आसानी से मार रहा है। उनका मुंह खुला रह जाता है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती क्योंकि ब्लेक पर दूसरा ड्रैगन हमला करता है। वो हमले से बचता है और अपने बैरियर मैजिक से एक जबरदस्त पंच मारता है जो दूसरे ड्रैगन को भी तबाह कर देता है। वो जमीन पर आता है और लड़ाई खत्म करता है। बूढ़े आदमी को पुराना वक्त याद आता है जब वो इन छिपकलियों को रोज मारा करता था। बाकी सब इतने दंग हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। वो गौर से बूढ़े को देखते हैं और एहसास करते हैं कि उसने इतनी भयानक ताकत छुपा रखी थी। टेरेसा जोश में पूछती है कि उसने मैजिक बैरियर्स को हमले के लिए यूज़ करना कैसे सीखा। ब्लेक कंफ्यूज है क्योंकि उसे लगता है उसने कुछ खास नहीं किया। क्लारा चुपचाप सोचती है और समझ जाती है कि बैरियर्स को सिर्फ ढाल के बजाय बहुत तरह से यूज़ किया जा सकता है। वो अंदाज़ा लगाती है कि ये बूढ़ा कुछ खास छुपा रहा है। अगले दिन गंथर शैतानी हंसता है और सोचता है कि उसका दुश्मन मर गया। वो जानता है उसका प्लान फ्लॉलेस था, इसलिए उस बुद्धे के बचने का कोई चांस नहीं। अचानक ब्लेक और उसकी टीम जाहिर होती है और रेस में पहली पोजीशन हासिल करती है, जिससे वो बदमाश शौक रह जाता है। वो घमंडी शख्स परेशानी में पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो डरपोक की तरह भाग आए होंगे, जिसका मतलब है वो फेल हो जाएंगे। एग्जामिनर ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो एक बड़ा सैलेमेंडर का दांत 7 लाए हैं, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। गंथर पसीने में भीग जाता है और यकीन नहीं कर पाता, जबकि एग्जामिनर उनकी टीम की तारीफ करता है। बाकी सब सोचते हैं कि उन्हें ऐसे रास्ते पर सैलेमेंडर कैसे मिल गया। स्वेन बहुत अच्छा महसूस करता है, मगर तेरेसा याद दिलाती है कि सारा काम प्रोटैगनिस्ट ने किया। ब्लेक आज ही दिखाता है और इसे झूठ कहता है कि ये टीम वर्क था। बाकी लोग ब्लेक के बारे में अपनी राय फौरन बदल लेते हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही मुश्किलात पेश आई थीं। गंथर गुस्से में मुट्ठियां भींचता है और वादा करता है कि वो इसका हिसाब बराबर करेगा। कुछ दिन बाद एग्जामिनर ऐलान करता है कि इस बार मुकाबला होगा। ब्लेक की टीम सबको पीछे छोड़ देती है और वो भीड़ से बचने के लिए अलग ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने का फैसला करते हैं। गंथर कमीनी मुस्कुराहट के साथ मौके की तलाश में उनका पीछा करता है।
मैदान में स्वेन बूढ़े को चैलेंज करता है, मगर गंथर अचानक बीच में आ जाता है और उनकी ट्रेनिंग कराने का फैसला करता है। स्वेन और टेरेसा हैरान हैं कि ये कहाँ से आ टपका, मगर वो उन्हें चुप रहने और लाइन में लगने का हुक्म देता है। वो ब्लेक को अलग रखता है और बाकी 3 को ट्रेन करने लगता है। गंथर बेरहमी से टेरेसा को मारता है, मगर क्लारा उसके जख्म हील कर देती है। वो शैतान उन्हें याद दिलाता है कि सीरियस हो जाएं, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू हुई है। स्वेन उसके खिलाफ उठने की कोशिश करता है, जबकि गंथर ब्लेक को धक्का देकर साइड करता है, क्योंकि वो सिर्फ बाकी 3 को ट्रेन करना चाहता है। बुद्धा के चेहरे को देखकर उस चूहे को सुकून मिलता है, इसीलिए वो बच्चों पर हुक्म चलाता रहता है और उन्हें अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाने के लिए आग का बड़ा जादू यूज करता है। बिना किसी रहम के वो बच्चों पर हमला करता है। गंथर फखर से ब्लेक को देखता है और अपने एक्शंस का बहाना बनाने की कोशिश करता है। वो यकीन दिलाता है कि बच्चे जिंदा बच जाएंगे, मगर मानता है कि ट्रेनिंग शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। जैसे ही धुआं चढ़ता है, वो शैतान चूहा बच्चों की बुरी हालत देखने का इंतजार कर रहा होता है, मगर उन्हें सही सलामत पाता है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, जबकि स्वेन नोटिस करता है कि इन बैरियर्स के पीछे बूढ़ा आदमी है। गुंथर घबराकर सोचता है कि ये क्या हुआ, और दूसरे कैप्टन्स की भीड़ वहां जमा होने लगती है। देखने वाले हालात को नोट करते हैं, मगर गुंथर अपने झूठ से बात संभालता है और कहता है कि बस खत्म होने वाला है। स्वेन और बाकी लोग इसे नाइंसाफी कहते हैं, मगर क्लारा उस बदमाश के खिलाफ जीतने का इरादा करती है। वो सबको हौसला देती है, जिससे बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे लड़ाई जारी रखने पर राजी हो जाते हैं, जिससे देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें बच्चों को सपोर्ट करते देख गंथर समझ जाता है कि अब रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्लारा मैजिक से पार्टी को हील करती है ताकि वो जीत की तरफ बढ़ सकें, लेकिन वो कमीना अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उन्हें खत्म करने के लिए कई हमले करता है। किसी तरह बच्चे बूढ़े की मदद से बिना किसी खरोच के बच निकलते हैं। गंथर इसे अनफेयर कहता है, मगर वो हमला जारी रखते हैं और उस चूहे को हिट करते हैं। उसे दर्द में चीखते सुनकर स्वेन अपनी जीत का जश्न मनाता है, मगर गंथर सब्र खो देता है और गुस्से में उनकी जान लेने का फैसला करता है। टीनेजर्स डर जाते हैं, मगर ब्लेक उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ता है। देखने वाले गंथर को बुरा भला कहते हैं, मगर वो झूठ बोलता रहता है। कैप्टन्स में से एक मानता है कि वो अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से टीम को परेशान कर रहा था। वो उस शैतान को सज़ा देता है और उससे वाइस कैप्टन का ओहदा छीन लेता है। गंथर के चेहरे का रंग उड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों भुगत रहा है, हालांकि ये सब ब्लेक की गलती है। बाद में पूरी पार्टी चाय के लिए बैठती है और जो कुछ हुआ उस पर बात करते हैं। टेरेसा गुस्से में कहती है कि पहली ट्रेनिंग भी शायद उसी के प्लान का हिस्सा थी। वो सब उसे शैतान चूहा कहते हैं, मगर ब्लेक को बुरा लगता है कि वो अपने साथियों को मुसीबत में घसीट लाया। स्वेन उसे इस बारे में ना सोचने को कहता है, मगर टेरेसा मानती है कि ये कहीं ना कहीं ब्लेक की गलती थी। वो सब उसकी ताकत पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बैरियर्स कभी नहीं देखे थे, मगर बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता। एक औरत आती है और बताती है कि वो एदा के हुक्म कर आई है। वो चाहती है कि ब्लेक उसके साथ चले। वो कंफ्यूज हो जाता है, मगर वो उसे खींच कर ले जाती है, जबकि बच्चे एदा का नाम सुनकर हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है। मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में अक्लमंद जादूगरनी एदा प्रोटैगनिस्ट को मिलती है। वो उसके सर पर हाथ फैलाता है और खुश होता है कि वो ठीक है। एदा की नौकरानी उसे पीछे खींचती है और अदब से पेश आने का हुक्म देती है, इसीलिए बूढ़ा आदमी माफ़ी मांगता है। एदा उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है और बताती है कि मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए ब्लेक की ताकत चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स मायाज़मा छोड़ते हैं और आम पिंजरे उनके लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए उनकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ रही। उम्मीद है कि वो कुछ पकड़ सके और मायाज़मा के खिलाफ प्लान बना सके। ब्लेक जानता है कि सिर्फ हीरोज़ के पास देवी की सुरक्षा होती है, इसलिए उनके अलावा कोई डीमन रेल्म में नहीं जा सकता। ईडा को यकीन है कि ब्लेक मॉन्स्टर्स पकड़ने में मदद कर सकता है, मगर नौकर उस बूढ़े पर हंसते हैं और उसकी काबिलियत पर शक करते हैं। ब्लेक मान जाता है और कहता है कि लेवल 5 के मॉन्स्टर्स कोई मसला नहीं होंगे। नौकरानी परेशानी में उसकी तौहीन करती है और उसका निचला स्टेटस याद दिलाती है, मगर ब्लेक यकीन दिलाता है कि वो ये काम कर लेगा। लड़कियां उस पर यकीन नहीं करती, मगर ईदा अपनी खौफनाक नज़रों से उनका मुंह बंद कर देती है और वो माफ़ी मांगने लगती हैं। ईदा उसे चिंता ना करने को कहती है और इसे एक ट्रेनिंग मिशन समझने को कहती है। वो मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करता है, जबकि नौकरानी सोचती है कि ये इतने करीब कैसे हो सकते हैं। वो अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करने का सोचती है और उसकी नज़रें प्रोटैगनिस्ट के अंदर डर पैदा करती हैं।
ईडा ऐलान करती है कि वो अबैंडन माइन की तरफ जा रहे हैं और सबको चलने का कहती है। ईडा और ब्लेक पूरी पार्टी को डीमन रेल्म की तरफ लीड करते हैं। वो खुश हैं कि वो दोबारा मिल सके और पूछती है कि क्या उसने किसी और को देखा है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एलिस से मिला, जो ठीक है। ईडा हंसती है और कहती है कि एलिस एक खुशमिजाज इंसान है। नौकरानी उन्हें घुल-मिल कर बात करते देख जेलस होती है। ईडा याद करती है कि अगर ब्लेक उस वक्त ना मिलता तो वो मर जाती। बूढ़ा आदमी एक बार मौत के जंगल में शिकार कर रहा था और किस्मत से उसने एलिस को मॉन्स्टर्स के हमले से बचा लिया। उसने अपने दोस्तों की मदद की दरख्वास्त की तो ब्लेक ने बिना वक्त ज़ाया किए बाकियों को ढूंढा। ईडा मॉन्स्टर से घिरी हुई मिली थी, मगर उसने उसे भी बचा लिया। जंगल लोगों के होश उड़ा देता है, इसी वजह से वो बिछड़ गए थे। ईडा मानती है कि बूढ़े की मदद के बिना वो मर जाती। वो शुक्रिया अदा करती है, मगर वो आज ही से बात टाल देता है। वो नोट करता है कि वो अब अच्छी जिंदगी गुजार रही है। उसे थोड़ी जलन होती है क्योंकि वो ज्यादातर अकेला रहा। वो अंदाजा लगाता है कि ईडा भी बचपन में खेलती होगी, मगर वो शर्मिंदा होकर याद दिलाती है कि वो पैदाइशी जीनियस है जिसने कभी बचकाना हरकतें नहीं की। कुछ दिनों बाद वो सब अबैंडन्ड माइन पहुंचते हैं और देखते हैं कि मियाज़मा तवक्का से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। नौकर खौफजदा है, इसलिए एडा ब्लेक को सबके गिर्द बैरियर लगाने का कहती है। वो दावा करता है कि वो शील्ड को हिला सकता है, मगर नौकर इस पर मुश्किल से यकीन करते हैं। वो बैरियर निकालता है और अंदर जाना शुरू करता है। नौकरों को लगता है वो शायद मर गया, मगर ब्लेक वापस आता है और पूछता है कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। एडा उन्हें उस पर भरोसा करने का कहती है और सबको अंदर जाने का हुक्म देती है। रिसर्चर्स मियाज़मा इतना घना होने के बावजूद महफूज रहते हैं। ये उनका पहली बार है कि वो बैरियर हिलते हुए देख रहे हैं, मगर नौकरानी अभी भी दिखाती है और इसे मामूली कहती है। उन्हें माइन के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, मगर ईडा को मियाज़मा पूल नजर आता है। बूढ़ा आदमी समझता है कि अंदर जरूर कोई मॉन्स्टर है। वो समझाती है कि मनहूस चीजें या कुदरती फिनोमेना भी मियाज़मा पूल बना सकते हैं और बाज़ औक़ात इससे ताकतवर दरिंदे पैदा होते हैं। मियाज़मा ऐसे मॉन्स्टर्स बना सकता है जो मज़ीद मियाज़मा छोड़ते हैं और नए मॉन्स्टर्स बनाते हैं। डीमन किंग इस साइकिल के सबसे ऊपर है। उसे समझ नहीं आता क्यों, मगर बताती है कि अगर सोर्स तबाह हो जाए तो सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं। इसीलिए आधा डीमन रेल्म खत्म हो गया था जब डीमन किंग मरा था, मगर सारे मॉन्स्टर्स गायब नहीं हुए। उसे यकीन है कि मियाज़मा पर रिसर्च करके वो इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए उनका सफ़र अहम है। एडा गलती से फिसल जाती है, मगर ब्लेक उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। क्योंकि ज़मीन देखना मुश्किल है, वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे उठा सकता है। उसकी नौकरानी बीच में आती है और उसे अदब से पेश आने को कहती है। एडा बूढ़े को बताती है कि वो ठीक है। इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां से मियाज़मा निकल रहा है। एक माइनोटॉर मॉन्स्टर चीखता है और पूरी पार्टी को डरा देता है। ब्लेक उसे पकड़ने के लिए तैयार होता है, मगर ईडा की नौकरानी उसे पीछे रहने का हुक्म देती है। वो और पार्टी के दूसरे लोग अपने सारे हमले करते हैं, मगर मॉन्स्टर और ज़्यादा भड़क उठता है। उस पर कोई असर नहीं होता और वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे पूरी पार्टी घबराकर पीछे हटने लगती है। ईडा अपनी सर्वेंट को लापरवाही पर डांटती है और मानती है कि ब्लेक के बिना वह नहीं जीत सकते, मगर नौकरानी सब कुछ ईडा पर डाल देती है और वो सब उससे जान बचाने की भीख मांगने लगते हैं। वो दांत पीसती है, मगर उसे एहसास होता है कि कोई चारा नहीं, इसलिए विच अकेली ही मिनोटॉर का सामना करती है, हालांकि वो डरी हुई है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एक बड़ा बैरियर उसे रोक लेता है, जिससे पार्टी हैरान रह जाती है। ब्लेक मॉन्स्टर को दबाकर रखता है, मगर ईडा की बेवकूफ़ नौकरानी अब भी उसके रास्ते में आती है। ईडा उसे रुकने के लिए चिल्लाती है और याद दिलाती है कि वो ब्लेक को इसी वजह से लाए थे, और सबको दिखाता है कि ब्लेक के बैरियर ने मियाज़मा को साफ कर दिया है, इसलिए मॉन्स्टर अब हिल नहीं रहा। नौकरानी के लिए यकीन करना मुश्किल है, जबकि ईडा उस शानदार बैरियर को देखती है और मानती है कि वो अपनी ताकत से भी ऐसे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकती। वो ब्लेक का शुक्रिया अदा करती है और सबको वापसी के लिए तैयार होने का हुक्म देती है। वो ब्लेक से उसके लिए मॉन्स्टर उठाने की रिक्वेस्ट करती है और चलना शुरू करती है। वो ईडा के उदास चेहरे को नोट करता है और समझ जाता है कि कुछ हुआ है। ईडा पूरी टीम की तारीफ करती है और रिसर्च शुरू करने का सोचती है। उसे बैरियर्स मुफीद लगते हैं क्योंकि उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने इतने बड़े मॉन्स्टर को कितनी आसानी से उठा लिया, लेकिन वो अभी भी गैर यकीनी है कि क्या इसे बरकरार रखा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये तभी काम करता है जब वो आसपास हो।
वरना मैजिक सप्लाई के बिना बैरियर टूट जाएगा। एडा कोई सोल्यूशन सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नौकरानी फिर बीच में आती है और कहती है कि एडा को अपना मैजिक यूज करना चाहिए। ब्लेक मसला हल करता है और एक मैजिक सर्कल निकालता है, जिससे नौकरानी और भी जल जाती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये सर्कल उसके जाने के बाद भी बैरियर को कायम रख सकता है। एडा को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ डीमन रेल्म के करीब देखा था। उसे लगता है ये एक ज़बरदस्त आइडिया है, इसीलिए वो तारीफ के लिए शुक्रिया अदा करती है और बताता है कि उसने ये तब बनाया था जब वो 930 साल पहले छोटा बच्चा था। डीमन रेल्म का मियाज़मा सब कुछ तबाह कर रहा था, इसलिए बैरियर मेजेस को इकट्ठा किया गया ताकि वो कुछ कर सकें। शुरू में मेजेस को आराम करने का मौका भी नहीं मिलता था, इसलिए उसने ये सर्कल बनाया जो बैरियर को लंबे अरसे तक कायम रख सकता था। इस तरह मेजेस ब्रेक ले सकते थे और 100 मेजेस के मेंटेन करने से डीमन रेल्म के गिर्द एक बैरियर बनाया गया। लेकिन वक्त के साथ ज्यादातर मेजेस चले गए, इसलिए वो अकेला ये काम कर रहा था। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सर्कल इतनी पावर क्यों मांग रहा था। उसकी कहानी सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ईडा परेशानी में पूछती है कि वो इतना आजिज कैसे हो सकता है, लेकिन वो कंधे उचकाकर बात टाल देता है और सर्कल में अपनी पावर डालता है ताकि मॉन्स्टर के गिर्द मैजिक बैरियर सेट कर सके। वो काम खत्म करता है और अंदाज़ा लगाता है कि ये कुछ घंटों तक टिका रहेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उन्हें तसल्ली देता है कि वो रिसर्च खत्म होने तक करीब रहने की कोशिश करेगा। वो मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और मियाज़मा को बेहतर समझने के लिए रिसर्च शुरू करती है। घंटों की लगातार मेहनत के बाद सारे नौकर और असिस्टेंट्स घर चले जाते हैं। ब्लेक इस बारे में सोचता है और एडा उसे बताती है कि एक कमरा है जो वो आराम के लिए कभी भी यूज़ कर सकता है, इसलिए जब तक बैरियर में मसला ना हो उसे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। उसे लड़की पर तरस आता है, लेकिन वो अपना काम जारी रखने का पक्का इरादा रखती है, क्योंकि वो शहरियों को महफूज महसूस करवाना चाहती है। वो उसके साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन ईडा उसे याद दिलाती है कि ये ज़रूरी नहीं। वो एक बहाना बनाता है, तो वो उसे जो करना है करने देती है। बूढ़ा आदमी उसके साथ रुकता है। 1 हफ्ते की रिसर्च के बाद हमेशा की तरह सब चले जाते हैं, लेकिन इस बार ब्लेक भी उठता है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वो ईडा की नौकरानी के पास जाता है और पूछता है कि वो सब इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। वो उसे अपने काम से काम रखने का हुक्म देती है, लेकिन बूढ़ा आदमी सोचता है कि उसे रिसर्च में अपनी मालकिन की मदद करनी चाहिए। औरत अपनी मालकिन को जीनियस कहती है और शक करती है कि वो उसके किसी काम आ सकती है। ईडा ज़बरदस्त है, सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि रिसर्च में भी, इसीलिए उसके बराबर चलना मुश्किल है। औरत सोचती है कि वो काफ़ी कर रही है और उसके रास्ते में आने से बचती है। वो ब्लेक को मशवरा देती है कि अगर रुकने की कोई वजह नहीं तो घर चला जाए, और खुद चली जाती है। बूढ़ा आदमी वापस जाता है और अपनी दोस्त को डेस्क पर सोता हुआ देखता है। वो ख्याल से ईडा पर ब्लैंकेट डाल देता है। कुछ दिनों बाद ईडा सबको लंच ब्रेक के लिए जाने देती है, लेकिन खुद लैब में रहने का फैसला करती है। ब्लेक उसे टोकता है और मशवरा देता है कि उसे भी ढंग का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ईडा शेयर करती है कि वो आज आराम करने का प्लान बना रही थी। वो उसके ख्याल रखने का शुक्रिया अदा करती है और उसे इतनी फिक्र ना करने की तसल्ली देती है। ब्लेक कुछ खाने जाने का फैसला करता है। कैफेटेरिया के अंदर रिसर्चर्स अपने खाने के मज़े ले रहे हैं और ईडा के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो सब मानते हैं कि वो एक कमाल की जीनियस है जो सब कुछ अकेले कर सकती है, इसलिए उन्हें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ब्लेक उन्हें ईडा की कामयाबियों के बारे में बात करते सुनता है। उनका मानना है कि वो मॉन्स्टर्स को अकेले भी पकड़ सकती थी, लेकिन ब्लेक ने उसका स्पॉटलाइट खराब कर दिया। नौकरानी तजवीज़ देती है कि उन्हें मामलात अपनी मालकिन पर छोड़ देने चाहिए, और जब तक वो उसके पीछे चलेंगे किंगडम तरक्की करता रहेगा। ब्लेक उन्हें गलत कहता है, जिसे रिसर्चर्स बुरा मान जाते हैं। उसका मानना है कि सारा बोझ उस पर डालना इंतहाई बचपना है, क्योंकि वो 13 साल की होकर भी बहुत कुछ कर रही है। उसकी नौकरानी गुस्से में आती है और उसे याद दिलाती है कि उसे बच्ची ना कहो, क्योंकि ईडा उन सब से बेहतर है। दूसरे उससे इत्तेफाक करते हैं और उसकी बातों को अहमकाना कहते हैं। ब्लेक मानता है कि वो काबिल है और बड़ों से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि वो अभी सिर्फ 13 साल की है। उसे याद आता है कि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों को हसरत से देखती थी और वो उस बड़े मॉन्स्टर के सामने डर भी गई थी। वो जानता है कि वो एक जीनियस बच्ची है, लेकिन आदमी मानता है कि वो सिर्फ अपनी नरमी की वजह से उनकी फजूल तवक्कुआत पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो उनकी गलती पर सवाल उठाता है, क्योंकि उन्होंने उस छोटी बच्ची से कभी ईमानदारी से बात भी नहीं की।
उसे शक है कि उन्होंने कभी उसे एक बार के लिए भी समझने की कोशिश की। हालांकि वो सब उसका मददगार होने का दावा करते हैं। वो सबको लाजवाब कर देता है, इसीलिए रिसर्चर्स उसे इग्नोर करते हैं और कैफेटेरिया छोड़ देते हैं। एडा उसकी बातें सुन लेती है। वो अंदर आती है मगर बूढ़े आदमी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। रात को ब्लेक जो हुआ उस पर गौर करता है। अचानक एडा दरवाजे पर दस्तक देती है और ब्लेक के साथ वक्त गुजारने के लिए कमरे में दाखिल होती है। ब्लेक कॉफ़ी और अपनी जैकेट से उसे कंफर्टेबल महसूस कराता है। वो बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करती है और गर्माहट महसूस करती है। फिर वो कॉफ़ी ख़त्म करती है और जो कुछ पहले हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। वो इसे अपनी गलती कहता है कि वो अपने काम से काम नहीं रख सका और पूछता है कि क्या उसके फॉलोअर्स हमेशा इतने अजीब होते हैं। वो बताती है कि शुरू में वो एक्साइटेड थी, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगी। बड़ों ने उसे जीनियस कहना शुरू कर दिया और ज़िंदगी आसान थी, लेकिन वो अचानक सुस्त पड़ने लगे। उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास लोग हमेशा अपना रवैया क्यों बदल लेते हैं। एडा एक बिल्कुल औसत खानदान में पैदा हुई थी, जिनके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन वो छोटी उम्र में जुबान सीखने के काबिल थी। सिर्फ मैजिक बुक्स पढ़कर उसे दिलचस्पी हुई और सीखना शुरू कर दिया। उसके पेरेंट्स को लगा वो जीनियस है, इसलिए उन्होंने जो तालीम हो सकी मुहैया की ताकि वो बेहतर हो सके। वो भी इन चीज़ों से खुश थी और गांव वालों ने उसके टैलेंट्स को मानना शुरू कर दिया। वो एक जीनियस के तौर पर मशहूर थी, इसलिए सबको उससे बड़ी उम्मीदें थीं। वो अपना बचपन खो बैठी ताकि वो जितना जल्दी हो सके बड़ी हो जाए। मजिशियन से आमतौर पर तवक्को की जाती है कि या तो कॉम्बैट संभालें या रिसर्च, लेकिन उसे दोनों सीखना पड़ा। उसने ये सब 6 साल की उम्र तक कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वो आसपास के लोगों को फ़ख्र महसूस कराना चाहती थी। उसने साबित किया कि वो एक सच्ची जीनियस है, इसीलिए वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करती थी। वो एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। ब्लेक जिक्र करता है कि वो मॉन्स्टर्स से डरती है। वो हैरान है कि उसने नोटिस कर लिया। वो बताता है कि उसने ये उसकी आंखों में देखा जब वो पहले मैनोटॉर को पकड़ रहे थे। वो मान जाती है और बताती है कि उसे मॉन्स्टर्स खौफनाक लगते हैं, हत्ता कि जब वो हीरोज़ की पार्टी में थी वो कभी किसी से सीधा नहीं लड़ी और बस खौफ बर्दाश्त करती रही, जबकि सबको पीछे से सपोर्ट करती थी। उसे बताती है कि वो उन्हें अकेले संभालने का कोई रास्ता नहीं देख सकती, क्योंकि वो वाकई डरती है। ब्लेक इसे नॉर्मल कहता है और इससे रिलेट करता है। वो बताता है कि वो बस छुपाने की कोशिश करता है और फिर भी लड़ता है, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। इस तरह वो मॉन्स्टर्स से लड़ने का आदी हो गया। ईदा उम्मीद करती है कि वो उस जैसी बन सकती है, लेकिन ब्लेक मानता है कि वो अभी जैसी है ठीक है। लड़की परेशानी में उसे याद दिलाती है कि आसपास के सारे बड़े लोग इतनी बड़ी चीज़ों की तवक्को करते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा कोशिश करनी होगी। वो फिक्र में कांपने लगती है और सोचती है कि अगर वो मॉन्स्टर्स का सामना ना कर सकी तो सब उसे छोड़ देंगे। छोटी बच्ची ज़्यादा सोचने लगती है और लोगों को मायूस होता देखकर डरावने ख्वाब देखती है। वो अपने कान बंद कर लेती है और वादा करती है कि वो अच्छी बनेगी और वैसा करेगी जैसा वो चाहते हैं, ताकि वो उसे छोड़कर ना जाएं। बूढ़ा आदमी उसके सर पर हाथ फैलाता है और वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो जानता है कि उसने बहुत दुख उठाया है और फिर भी मजबूत है, इसलिए वो नरम मुस्कुराहट के साथ उसकी तारीफ करता है। एडा फूट फूट कर रोने लगती है और बेइख्तियार रोती चली जाती है। वो उसे जोर से गले लगाती है और बाहर खेलने और अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती है। उसे रिसर्च से मसला नहीं, लेकिन वो ऐसे लोग चाहती है जिन पर वो भरोसा कर सके, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकती। बूढ़ा आदमी उसे तसल्ली देता है कि बड़ों के सामने रोना नॉर्मल है। हालांकि दूसरे चाहते हैं कि वो हर वक्त संजीदा है। वो समझता है कि लोग उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो एडा को इतनी सख्त कोशिश करने से रुकने का कहता है। वो वादा करता है कि अगर वो कभी मुसीबत में हुई या किसी की मदद चाहिए हुई तो वो वहां होगा। वो पूछती है कि क्या ये ठीक है, तो वो अपने अल्फाज दोहराता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और आखिरकार सुकून से सो जाती है। बूढ़े आदमी को याद आता है कि ये पहले जैसा ही है। कुछ साल पहले ईडा को बचाने के बाद वो उसे वापस आराम के लिए लाया और देखा कि सोते हुए रोता वक्त उसका हाथ कांप रहा था। उसने उसे तसल्ली दी और सारी रात उसका हाथ पकड़े रखा। पहले की तरह वो छोटी बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ता है और यकीन दिलाता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद वो ईडा से मिलता है, जो फैंसी कपड़ों में तैयार है, और उम्मीद करता है कि उसने इंतज़ार नहीं कराया। कुछ दिन पहले ईडा ने सबसे मदद मांगी थी,
कंफ्यूज होने के बावजूद उसके फॉलोअर्स ने बात सुनी और हर कदम पर उसकी मदद की। अगले कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही थे। रात को रिसर्च करते हुए ईडा अचानक तंग आ गई और काम रोक दिया। वो भागती हुई बूढ़े आदमी के पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया, क्योंकि वो काम से थक गई थी। उसने हमेशा की तरह उसे तसल्ली दी और प्यार दिखाने के लिए उसके सर पर हाथ फेरा। छोटी बच्ची उससे मजीद शाबाशी और हग्स मांगती है, जिससे आदमी को लगा कि वो अपनी रूटीन से तंग आ चुकी है। उसने कुछ करने का फैसला किया और पूछा कि क्या वो अपनी छुट्टी के दिन कुछ करना चाहती है। उसने खुशी से बताया कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है। अब हाल में ब्लेक लड़की से मिलता है और उसे मार्केट ले जाता है। वो लोगों का हुजूम देखकर हैरान होती है और बताती है कि ये उसका पहला मौका है, क्योंकि उसके पास अपने लिए कभी वक्त नहीं था। वो कहता है कि ये ठीक है और उसे लगता है कि उसे पहली बार ये सब बहुत पसंद आएगा। वो साथ मिलकर कुछ दुकानों पर जाते हैं और एडा मजीद मस्ती करने के लिए कुछ बच्चों के साथ शामिल हो जाती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, वो दोनों एक जेवरात की दुकान पर पहुंचते हैं, तो ब्लेक उसे अपनी पसंद की चीज चुनने देता है। छोटी बच्ची के लिए चुनना मुश्किल होता है, इसलिए ब्लेक कुछ उठाता है और उसे फिक्र न करने का कहता है, क्योंकि वो उसे गिफ्ट देना चाहता है। वो आदमी खुद उसके पैसे देता है। वो गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करती है और नेकलेस की तारीफ करने लगती है। वो शॉप ओनर उसे एक बेहतरीन बाप कहता है, जिससे वो दोनों हंस पड़ते हैं। वो मुस्कुराते और हंसते हुए दिन खत्म करते हैं। कुछ दिन बाद एडा सबको जमा करती है और माफ़ी मांगती है कि वो किसी तरह मियाज़मा का मुकाबला करने में नाकाम रही। वो बताती है कि उसने बैरियर्स पर अपना नज़रिया बदला है और मानती है कि वो मियाज़मा रोकने में बेहतरीन हो सकते हैं। इसलिए आज से वो तमाम मेजेस को इकट्ठा करेगी और बैरियर मैजिक पर अलग रिसर्च आगे बढ़ाएगी। छोटी बच्ची ब्लेक से एक बार फिर मदद की दरख्वास्त करती है और वो मान जाता है। अचानक सारा हुजूम अपने रवैये की और जितनी हो सके मदद ना करने की माफ़ी मांगता है। वो सब मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ उस छोटी बच्ची पर डाल दिया और जितना हो सके उसे सपोर्ट करने की अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बढ़ती। भीड़ ब्लेक से भी माफ़ी मांगती है और मानती है कि वो उसकी मुसलसल तौहीन करके अपने छोटे से ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडा और ब्लेक उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो मानती है कि ये मुश्किल हो सकता है जब उसे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। इसलिए उन्हें यकीनी तौर पर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और जितनी मदद कर सकें करनी चाहिए। उसकी नौकरानी माफ़ी के लिए शुक्रिया अदा करती है, जबकि बाकी लोग ब्लेक से ढंग से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि बैरियर्स कितने काम के हो सकते हैं। वो सब मानते हैं कि बैरियर मैजिक ज़बरदस्त है। ईदा सोचती है कि उन्होंने अचानक माफ़ी क्यों मांगी। उसकी नौकरानी इसके लिए ब्लेक का शुक्रिया अदा करती है और मानती है कि वो हमेशा जानते थे कि ईदा मुश्किल वक्त से गुजर रही है और उन्हें ये भी पता था कि ये कहीं ना कहीं उनकी गलती है, लेकिन उन्हें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बूढ़े आदमी के डांटने के बाद वो उसे खुश करने में कामयाब हुआ, इसीलिए उन्होंने आखिरकार बोलने और ईदा के साथ ईमानदार होने का फैसला किया। नौकरानी बूढ़े आदमी और उसकी टेक्निक को ज़बरदस्त कहती है। ईडा उससे इत्तेफाक करती है और हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती है। सब अलविदा कहने के लिए बाहर आते हैं। ईडा वादा करती है कि वो उसे तरक्की से आगाह रखेगी। ब्लेक को इसका इंतज़ार रहेगा। छोटी बच्ची उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और वो मुस्कुराहट के साथ खुशी से मान जाता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार रिसर्च फैसिलिटी से निकलता है और सोचता है कि क्या बाकी लोग ठीक होंगे। उसके साथी उन्हें परेशान करने पर उससे नाराज़ होते हैं। वो माफ़ी मांगता है और उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। वो उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं। इस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हीरो की पार्टी के 2 मेंबर्स के करीब हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं। बूढ़ा आदमी पूछता है कि उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में क्या किया। स्वेन जोश में बताता है कि वो कल अपनी मेहनत का नतीजा दिखाने वाला है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ब्लेक के साथ ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही वो थकने लगते हैं। स्वेन परेशान हो जाता है, मगर टेरेसा का मानना है कि उसे सब्र करना चाहिए। देखने वाले उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नाकाम कहते हैं, मगर स्वेन उनकी बातों को नज़रअंदाज करता है। टेरेसा और क्लारा दूसरे बच्चों से इत्तेफाक करती हैं, क्योंकि ये सच है, मगर स्वेन उन पर गुस्सा होता है कि वो इतने मायूस क्यों हैं। वो उन्हें लाचार कहता है क्योंकि वो हर बार बुद्धे पर इन्हिसार करते हैं, मगर टेरेसा बताती है कि वो गलत समझ रहा है। स्वेन हार न मानने का पक्का इरादा करता है और चला जाता है। टेरेसा हर चीज़ के बारे में बुरा महसूस करती है और बुद्धा आदमी उनकी बढ़ती हुई मायूसी नोट करता है। बाद में स्वेन बुद्धि से मैजिक सिखाने की भीख मांगता है, वरना उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
ब्लेक सोचता है कि वो इतना डेस्परेट क्यों है? तो वो टीनेजर बताता है कि वो अपनी फैमिली का वाहिद जादूगर है। उसे अपने माँ बाप की उम्मीदें पूरी करनी है क्योंकि वो गरीब हैं और मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी ताकत से ढेर सारा पैसा कमाकर सबकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहता है। ब्लेक उसकी बात समझता है मगर याद दिलाता है कि वो सिर्फ बैरियर मेक है, इसीलिए बच्चे के पास कोई चारा नहीं बचता। ब्लेक उसे कुछ कॉम्बैट टेक्निक सिखाने पर राजी हो जाता है। वो कल से शुरू करने का फैसला करता है, जिससे लड़का खुश हो जाता है। स्वेन उसका जितना हो सके शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन स्वेन बाकी दोनों को भी इंतजार करते देख हैरान होता है। टेरेसा और क्लारा लड़ाई में बेहतर होने के लिए पुरजोश हैं। ब्लेक आता है और बताता है कि उसने सबको बुलाने का फैसला किया क्योंकि सबकी ख्वाहिश एक जैसी है। स्वेन को इस पर गुस्सा आता है जबकि क्लारा गौर से देखती है ताकि जान सके कि बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर कैसे बना। ब्लेक उसे देखकर मुस्कुराता है तो वो फौरन नजरें फेर लेती है और शर्माने लगती है। मैका फॉरेस्ट में स्वेन खुद को मजबूत करने के लिए कुछ छिपकलियों से लड़ता है। वो नोट करता है कि एक पीछे से आ रही है, मगर बूढ़ा आदमी उसकी जान बचा लेता है और उसे चौकन्ना रहने का मशवरा देता है। अचानक छिपकलियों की एक बड़ी फौज जाहिर होती है जिससे लड़कियां डर जाती हैं, मगर ब्लेक उन्हें मिसाल देने का फैसला करता है और समझाता है कि ऐसी सूरत हाल में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहिए। वो सिर्फ एक हमले से पूरी फौज तबाह कर देता है, जिससे उसके स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। वो उसकी बेहिसाब ताकत पर सवाल करता है क्योंकि वो तो सारी जिंदगी सिर्फ बैरियर्स लगाने पर फोकस करता रहा था। ब्लेक इसे लंबी कहानी कहता है और बताता है कि जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसकी ज़बरदस्त सलाहियत की वजह से उसे डीमन रेल्म ले जाया गया। तमाम बैरियर मेजेस को डीमन रेल्म के मॉन्स्टर्स रोकने का काम दिया गया, मगर उनके पास कोई रिसोर्सेज या तनख्वाह नहीं थी। जल्द ही उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया गया। क्योंकि बैरियर को हर वक्त तवज्जो चाहिए थी, ब्लेक बिल्कुल हिल नहीं सकता था और उसे सोने का वक्त भी मुश्किल से मिलता। जैसे ही उसके रिसोर्सेज खत्म होने लगे, ब्लेक तंग आ गया और अपने सब्र की हद तक पहुंच गया। उसने मैजिक सर्कल बनाने का फैसला किया। उसके स्टूडेंट्स को शक था कि वो कामयाब होगा, मगर प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें हैरान कर दिया और बताया कि वो कुछ ही दिनों में इसे बनाने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो आखिरकार ठीक से सोया और अपने बचे हुए पैसों से एक मर्चेंट की मदद ली ताकि सर्कल सबको दिया जा सके। उसके पास अभी भी खाने का इंतजाम नहीं था, इसीलिए वो करीबी जंगल में गया, मगर खौफनाक मॉन्स्टर्स की वजह से उसे भागना पड़ा। उसे हर कुछ महीनों बाद राशन मिलता था, मगर जब वो आना बंद हो गया तो उसके पास जंगल वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार वो कुछ खाना लेकर भागने में कामयाब रहा, मगर मियाज़मा की वजह से उसे मोहतात रहना पड़ा और हर चीज़ साफ करनी पड़ी। क्योंकि उसके बैरियर्स हमले के लिए बेकार थे, उसने ताकत हासिल करने का फैसला किया। इसीलिए उसने बैरियर की मज़ीद टेक्निक सीखी और सख्त ट्रेनिंग जारी रखी। एक दिन वो मॉन्स्टर्स को कुछ मिनट्स तक रोकने के काबिल हो गया। ये उसके लिए बड़ी कामयाबी थी और 3 साल बाद ब्लेक ने अपनी टेक्निक्स को इतना परफेक्ट कर लिया कि मॉन्स्टर्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो अपनी ग्रोथ से मुतमिन था, मगर अभी भी उसके पास मॉन्स्टर्स को मारने की कोई टेक्निक नहीं थी। उसके बैरियर्स काफ़ी मुफीद थे, मगर उसे नहीं पता था कि उन्हें हरकत कैसे दी जाए। इसलिए छोटे ब्लेक ने सख्त मेहनत की। उसकी लगातार कोशिश की वजह से 3 साल बाद वो आखिरकार बैरियर्स को हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने इसे ऑफेंसिव बैरियर टेक्निक का नाम दिया। सदियों तक बेजायका खाना खाने के बाद उसने सफाई के बाद पहली बार मॉन्स्टर का गोश्त चखा। नौजवान ब्लेक मेहनत करता रहा और वक्त के साथ वो अपने बैरियर्स को हर तरह से कंट्रोल करना सीख गया। कहानी सुनाते वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, मगर ब्लेक आसानी से उससे निपट लेता है और बताता है कि रोज़ाना लड़ने के बाद उसने नई चीज़ सीखी। बूढ़ा आदमी हवा में उछलता है और मॉन्स्टर को ख़त्म करके दिखाता है कि उसने क्या सीखा। टीनेजर्स उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं, मगर प्रोटैगनिस्ट आजी ज़माना रहता है। वो आखिरकार उसकी ताकत की वजह समझ जाते हैं और क्लैरा हैरान है कि वो इतने मुश्किल पस मंज़र के बावजूद शिकायत नहीं कर रहा। बूढ़े का मानना है कि अगर वो उसके नक्शे कदम पर चलें तो वो भी ताकतवर बन सकते हैं। लड़कियों को शक है, मगर स्वेन खुद को शांत करता है और मेहनत करने का पक्का इरादा करता है। ब्लेक देखता है कि कुछ सैलमैंडर्स आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स को हुक्म देता है कि अपनी पूरी कोशिश करके उनसे निपटाएं। वो सब डर के मारे चीखते हैं।
रॉयल मैजिशियन कॉर्प्स के मेंबर्स लैंसेलॉट की महारत और ताकत की तारीफ करते रहते हैं। उनका मानना है कि उसमें कोई खामी नहीं, मगर वो आदमी आजिज रहता है। वो उसे गौर से देखते हैं और उनके जाने के बाद वो अपने आदमियों से उनके रवैये पर बात करता है। लैंसेलॉट मानता है कि उसमें कुछ खास नहीं, मगर उसके आदमी उसे कहते हैं क्योंकि सब उस पर भरोसा करते हैं। लैंसेलॉट को इतनी तारीफ सुनकर अजीब लगता है कि बस उसके पास दूसरों से थोड़ा ज़्यादा टैलेंट है। आजकल वो तेज़ी से ताकत हासिल कर रहा है, मगर उसे कोई मकसद महसूस नहीं होता क्योंकि डीमन किंग मर चुका है। लैंसेलॉट को असली लड़ाई का मज़ा नहीं मिलता। उसे अमन पसंद है, मगर सोचता है कि वो कब तक सबकी अहमकाना उम्मीदें पूरी करता रहेगा। वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और उसे खबर मिलती है कि करीब के किसी गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। लैंसेलॉट खत पढ़ता है और सोचता है कि उसे कुछ रुकीज़ को भेजना चाहिए। वो लिस्ट चेक करता है और प्रोटैगनिस्ट की पार्टी को चुनता है। डॉर्मेट्री में स्वेन हमेशा की तरह स्ट्रेस लेता है, जबकि दूसरे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। ब्लेक पानी देता है, मगर स्वेन परेशानी में चीखता है कि वो इतना पुरसुकून क्यों है। बूढ़ा आदमी उसे याद दिलाता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ना उसके लिए नया नहीं। इसीलिए टीनेजर्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे लम्हों के लिए ही ट्रेनिंग की थी। कोई स्वेन की पार्टी का मजाक उड़ाता है, मगर अचानक लैंसेलॉट आता है और सबको फॉर्मेशन लेने का हुक्म देता है। लाल बालों वाला कमांडर तफसीलात बताता है और हुक्म देता है कि वो 4 के स्क्वाड में रहें और दूसरों के साथ राब्ता रखें। गांव की तरफ मार्च शुरू होता है। कुछ घंटों की लगातार पैदल यात्रा के बाद सब सूरत हाल की शिकायत करने लगते हैं। इसीलिए सबको आराम के लिए 30 मिनट मिलते हैं। रुकीज आखिरकार सांस लेते हैं, मगर कोई उन पर चिल्लाता है कि उठो और स्क्वाड मेंबर्स की मदद करो, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं। स्वेन और दूसरे फल तकसीम करते हैं और स्क्वाड मेंबर्स की मालिश करने लगते हैं। रात को उन्हें गार्ड ड्यूटीज की वजह से जागना पड़ता है। 7 दिन तक यही बकवास बर्दाश्त करने के बाद स्वेन को एहसास होता है कि अगर ये चलता रहा तो वो मर जाएगा। दूसरे टीनेजर्स भी पीले पड़ने लगते हैं, मगर बूढ़ा आदमी शांत रहता है और पानी पेश करता है। वो हैरान होते हैं तो वो उन्हें याद दिलाता है कि ऐसी सिचुएशन उसके लिए नई नहीं। वो समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला आम लोगों से नहीं किया जा सकता। स्वेन नोट करता है कि वहाँ उसके ग्रुप के अलावा कोई और रुकीज नहीं है। स्क्वाड मेंबर्स अपने घमंडी रवैये के साथ आते हैं और बताते हैं कि बाकी रुकीज भाग चुके हैं। वो बुढ़े आदमी को तंग करने लगते हैं और उस पर अजीब जुमले कसते हैं, मगर स्वेन और दूसरे ब्लेक के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे वो बदमाश गुस्से में आ जाते हैं। वो रुकीज को सबक सिखाने का फैसला करते हैं, मगर लैंसेलॉट बीच में आकर उन्हें डरा देता है। लैंसेलॉट रुकीज को भी वार्निंग देता है, तो ब्लेक माफ़ी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। कमांडर को ब्लेक में कुछ खास नज़र नहीं आता, इसलिए वो सोचता है कि गुंथर इतनी बुरी तरह क्यों हारा। वो अंदाजा लगाता है कि प्रोटैगनिस्ट शायद कुछ छुपा रहा है। 14 दिन बाद फौज आखिरकार गांव पहुंचती है। लैंसेलॉट गांव के चीफ से मिलता है और सब कुछ गौर से सुनता है। चीफ रो पड़ता है और उम्मीद करता है कि कमांडर हालात संभाल लेगा। गांव में टीनेजर्स को आखिरकार आराम करने और ब्रेक लेने का मौका मिलता है। कोई स्क्वाड लीडर्स को इकट्ठा होने का कहता है जैसे ही लैंसेलॉट मीटिंग से वापस आता है। उसका मानना है कि चीफ झूठ बोल रहा है क्योंकि वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही। लैंसेलॉट को लगता है कि मॉन्स्टर्स पहले ही गांव वालों को धमका रहे हैं, इसीलिए वो सबको मोहतात रहने और गांव का खाना इस्तेमाल ना करने का हुक्म देता है। उसे यकीन है कि रात को उन पर घात लगाकर हमला होगा और पूछता है कि किसी और की कोई राय है। अहमक स्क्वाड लीडर्स के पास कहने को कुछ नहीं, मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ उठाता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। दूसरे लीडर्स आवाज़ उठाने पर उसकी तौहीन करने लगते हैं, मगर लैंसेलॉट उन्हें रोकता है क्योंकि वो ईमानदाराना राय चाहता है, भले ही ब्लेक एक रुकी हो। प्रोटैगनिस्ट को शक है कि ऐसी स्ट्रैटेजी से वो बंद कोन को बचा सकते हैं, इसीलिए वो मानता है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए। लैंसेलॉट इसे सूरत हाल याद दिलाता है और दूसरे सोचते हैं कि गांव वालों की मदद के बिना इतने कम वक्त में मॉन्स्टर्स ढूंढना नामुमकिन है, मगर ब्लेक पुरएतमाद होकर अपनी डिटेक्शन टेक्निक बताता है और इसकी काबिलियत दिखाता है। ये टेक्निक उसे किसी भी चीज़ की शक्ल और हरकत ढूंढने में मदद करती है, इसीलिए उसे यकीन है कि ये मॉन्स्टर्स ढूंढने में मदद करेगी। वो उसे झूठा कहते हैं और परेशानी में याद दिलाते हैं कि बैरियर सिर्फ बचाव के लिए होते हैं, मगर ब्लेक सीरियस हो जाता है और बिना देखे बताता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। आदमी सदमे में है, मगर उनके छोटे दिमाग ऐसी छोटी सी चीज़ समझने से कासिर हैं। वो शिकायत जारी रखते हैं, मगर लैंसेलॉट उस पर यकीन करता है, इसलिए वो ब्लेक के स्क्वाड को इससे निपटने और बंद कोनों को बचाने का काम सौंपता है।
आदमी एतराज़ करते हैं, मगर लांसेलॉट को शक है कि रुकीज कुछ कर पाएंगे, इसलिए वो सोचता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। वो ऐलान करता है कि ऑपरेशन रात को शुरू होगा और सबको हिदायत फैलाने का हुक्म देता है। रात को ब्लेक का स्क्वाड ये अहम मिशन शुरू करता है। स्वेन हैरान है कि कमांडर ने उन्हें इतना अहम काम सौंपा, मगर लड़कियां सोचती हैं कि लैंसेलॉट को शायद लगता है कि वो ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। वो पूछती हैं कि क्या बूढ़े को पता है वो क्या कर रहा है। ब्लेक उन्हें तसल्ली देता है कि उसकी डिटेक्शन टेक्निक ज़बरदस्त है, मगर उन्हें इसके लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। वो सब ये सुनकर हैरान हैं कि वो इतना कुछ कर सकता है। क्लारा सोचती है कि बूढ़ा आदमी कमाल है। वो शर्माने लगती है और सोचती है कि वो ब्लेक के आसपास इतना एक्साइटेड क्यों महसूस करती है। गांव में सबके सोने के थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स हमला शुरू करते हैं और सोते हुए लैंसेलॉट को मारने के लिए घुसते हैं। वो हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें तबाह कर देता है और मायूस होता है कि ये बस कमज़ोर मॉन्स्टर्स हैं। बाकी सब स्क्वाड्स भी हमले का मुकाबला करते हैं और लो लेवल मॉन्स्टर्स को आसानी से हराते हैं, मगर अचानक लेवल 4 ओक्स की फौज जंगल से जाहिर होती है। मॉन्स्टर्स बाजी पलटने लगते हैं और कमांडर की आर्मी को तबाह करने लगते हैं। इंसान फंस जाते हैं और मरने वाले होते हैं कि लैंसेलॉट ओक्स को ख़त्म कर देता है और दूसरे मॉन्स्टर्स के बारे में सवाल करता है। एक ओकलॉट कूद कर आता है और आदमियों को डरा देता है, मगर उन्हें लगता है कि उनका लाजवाब कमांडर सब कुछ अकेले संभाल लेगा। लैंसेलॉट हवा में उछलता है और अपना ताकतवर मैजिक छोड़ता है। एक धमाके में वो चंद सेकंड्स में ओकलॉट का काम तमाम कर देता है। उसके आदमी हमेशा की तरह उसे गौर से देखते हैं, मगर लैंसेलॉट चौकन्ना रहता है और सोचता है कि इस सब के पीछे ज़रूर कोई लीडर है, क्योंकि ऑकलॉर्ड में अकल नहीं होती। अचानक कुछ जाहिर होता है जो उसे शॉक कर देता है। एक गुफा के अंदर ब्लेक आखिरकार बंधकों को ढूंढ लेता है। टीनेजर्स सबको आज़ाद करते हैं और उन्हें महफूज महसूस कराते हैं। ब्लेक कुछ सुनता है तो वो सब कुछ स्टूडेंट्स पर छोड़कर अंदर भागता है। गांव में लैंसेलॉट हिचकिचाता है जब बेहिसाब ऑरा वाला बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आता है। दूसरे आदमी मानते हैं कि ये लेवल 8 है, जिसका मतलब है कि उनका कोई चांस नहीं, इसीलिए वो डरपोक बनकर सब कुछ लैंसलॉट पर छोड़ देते हैं। बड़ा मॉन्स्टर हमला शुरू करता है और कैप्टन को चैलेंज करता है कि अपनी इज्जत बचाए और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि कमांडर ने अभी अपना मैजिक यूज किया था, उसे शक है कि वो एक से ज्यादा हमला कर पाएगा, इसीलिए वो मायूस होने लगता है। उसके आदमी उसे चीयर करते हैं तो कैप्टन फिर से पुरएतमाद महसूस करता है। उसे लगता है वो जीत जाएगा, मगर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे फौरन जमीन पर ले आता है। वो शैतानी मॉन्स्टर लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लेक ऐन वक्त पर कूदकर अपनी टेक्निक से कमांडर को शील्ड कर लेता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। ब्लेक उस भारी कुल्हाड़ी के वार को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिससे लड़के हिल जाते हैं। फिर हमारा हीरो लैंसेलॉट की तरफ मुड़ता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। लैंसेलॉट शॉक हो जाता है कि ब्लेक होली मैजिक यूज कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था वो सिर्फ बैरियर मैजिक जानता है। हीरो वजाहत करता है कि ये बैरियर हीलिंग टेक्निक है जो जिस्म को रीजनरेट करती है। जायंट की आंखें गुस्से से चमकती हैं और वो अपना कुल्हाड़ा बार बार बैरियर पर मारता है। ब्लेक लैंसेलॉट से पूछता है कि क्या उनकी जीतने का कोई चांस है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, अगर वो हाई लेवल मैजिक यूज करे। लेकिन लैंसेलॉट बताता है कि इसके लिए जरूरी है कि जायंट अपना गार्ड नीचे करे। हीरो को एक आइडिया आता है, वो रास्ता बनाएगा और खुद लड़ेगा, जिससे लैंसेलॉट उलझन में पड़ जाता है कि ब्लेक अपनी बैरियर टेक्निक से कैसे लड़ेगा। लेकिन बताने के बजाय प्रोटैगनिस्ट करके दिखाता है। उसका जिस्म चमकता है और वो बैरियर से गुजरकर जायंट को एक जोरदार किक मारता है, जिससे जायंट जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर लड़के हिल जाते हैं कि ब्लेक ने जायंट को नीचे गिरा दिया। शर्मिंदा होकर जायंट उठता है और चिल्लाता है। गुस्से में वो दोबारा हमला करने वाला होता है, पर ब्लेक ने सब प्लान कर रखा है। वो अपनी बैरियर मैजिक से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और लैंसेलॉट अपना हाई लेवल मैजिक यूज करता है। लड़के चीयर करते हैं और लैंसेलॉट पूरी ताकत से जायंट को उड़ा देता है। जायंट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो मर जाता है। उसकी छाती पर एक बड़ा जला हुआ निशान रह जाता है। मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर सब खुशी मनाते हैं। उधर कैप्टन के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची। तब हमारा हीरो आगे बढ़ता है और उसे उठाता है। वो लैंसेलॉट की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और लैंसेलॉट भी वैसा ही करता है। लड़के लैंसेलॉट को घेर लेते हैं और ब्लेक को साइड पर कर देते हैं और ऐसे कमेंट्स पास करते हैं कि कैप्टन अकेला ही जीत जाता अगर ब्लेक बीच में ना आता। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है,
पर हमारा बॉय मैच्योर है। वो समझता है कि शायद कैप्टन को उसकी ज़रूरत नहीं थी, पर आखिर में वो भी इंसान है और मिलकर लड़ना ज़रूरी है। एक लड़का गुस्से में ब्लेक का कॉलर पकड़ता है, पर प्रोटैगनिस्ट सख्ती से उसका हाथ हटा देता है और समझाता है कि कैप्टन भी दिल रखने वाला इंसान है। उसकी पकड़ की मजबूती देखकर वो लड़का डर जाता है और चला जाता है। बाद में बंधकों को वापस गांव भेज दिया जाता है, हत्ता कि गांव का चीफ भी माफी मांगता है। जायंट बारबारोसा की पहचान राज ही रहती है। सब हल होने के बावजूद लड़कियां काफी थकी हुई लगती हैं। इसी दौरान ब्लेक को कैप्टन के साथ ड्रिंक पर बुलाया जाता है। लैंसेलॉट इस अचानक दावत के लिए माफी मांगता है, पर प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि ये पहली बार है कि किसी ने उसे बुलाया है, इसीलिए वो बुरा नहीं बल्कि खुश महसूस कर रहा है। इत्तेफाक से कैप्टन ने भी पहली बार किसी को इनवाइट किया है। माहौल थोड़ा फॉर्मल लगता है तो लैंसेलॉट उसे रिलैक्स होने को कहता है। फिर वो दोनों रात को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट छुट्टी के बाद ताज़ा दम महसूस करता है और शहर में घूमने निकलता है। वो एलिस का शुक्रगुजार है अपनी नई जिंदगी के लिए। जब वो ख्यालों में गुम होता है तो एक चोखा पहने औरत उससे टकरा जाती है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ नाइट्स उस औरत को परेशानी में ढूंढ रहे होते हैं। एक तंग गली में छुपकर वो ब्लेक को इस मुसीबत में घसीटने की माफ़ी मांगती है, पर जल्द ही हमारे हीरो को पता चल जाता है कि ये कौन है। वो अपना नकाब उतारती है और ये कोई और नहीं बल्कि एलिस है। वो गर्म जोशी से मिलती है, पर ब्लेक पूछता है कि वो भाग क्यों रही है। वो फखर से बताती है कि वो काम से भाग आई है, जहां उसे ढेरों लोगों से मिलना पड़ता है और फैन लेटर्स के जवाब देने पड़ते हैं। वो शोर मचाती है कि ब्लेक को इस मुश्किल का अंदाज़ा नहीं। ईडा और बाकी लोगों को कम काम मिलता है, इसीलिए वो भाग आई। ब्लेक समझ जाता है कि उसे ब्रेक की ज़रूरत है। वो उसे अपने साथ घूमने की दावत देता है ताकि उसकी मदद का शुक्रिया अदा कर सके। वो खुशी से मान जाती है और उसे अपनी पसंदीदा जगह ले जाती है। फिर वो 2 लंच बॉक्स निकालती है जिनमें सैंडविचेस हैं। ब्लेक हैरान होता है कि वो 2 क्यों लाई थी। पहला निवाला खाकर उसे एहसास होता है कि एलिस बहुत अच्छी कुक है। एलिस बताती है कि उसे घर के काम पसंद है, जो कि हीरो के लिए अजीब बात है। हीरो बनने से पहले वो गांव की एक मामूली लड़की थी। फिर एक दिन उसे गॉडेस की ब्लेसिंग मिली और वो डीमन किंग को हराने निकली। एक लड़की जिसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, उसे सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ी। वो अपनी मुश्किलात को याद करती है, लेकिन क्योंकि वो डीमन किंग को हरा चुकी है, अब अमन कायम हो गया है। अचानक ब्लेक खड़ा होता है और कहता है कि वो बस एक पुराना बैरियर मांगे है। फिर वो कन्फेस करता है कि वो एलिस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने डीमन रेल्म के खिलाफ बैरियर्स लगाकर सबको प्रोटेक्ट किया था। ये सुनकर एलिस थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो खुद हीरो है, पर ब्लेक कहता है कि एलिस एक अच्छी इंसान है। उसे ब्लेक के अल्फाज अच्छे लगते हैं। बाद में वो वापस शहर जाकर जल्द मिलने का वादा करके अलविदा कहते हैं। लेकिन एक दीवार के पीछे एक चोगा पहने आदमी गुस्से में ब्लेक को मर जाने की बद्दुआ देता है। गंधर पागल हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसे मेबिल रीजन भेजा जा रहा है। वो एहतजाज करता है कि ये डिमोशन जैसा है, पर ये उसकी बदसलूकी का नतीजा था। सिर्फ यही नहीं, ट्रेनिंग यूनिट में भी उसने तमाशा किया था, इसलिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वो हाई रैंकिंग नोबल होने का दावा करता है, पर अब ये मायने नहीं रखता। हुक्म दिया जाता है कि वो बॉर्डरलाइंस जाए। गुंथर हॉल में चलता है तो सब उसकी डिमोशन की बातें कर रहे होते हैं, जिससे उसे शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस होता है। वो सबको चुप रहने का कहता है और गुस्से में हॉल को मैजिक से तोड़ने लगता है। बाद में उसे निकाल दिया जाता है। वो सोचता है कि अचानक उसके साथ कचरे जैसा सलूक क्यों हो रहा है। फिर उसे ख्याल आता है कि लेडी हीरो शायद उसकी कदर करेगी। वो उससे प्यार करता था और उसका साथी बनना चाहता था, पर एलिस ने कभी उसे नोटिस नहीं किया और इसकी वजह ब्लेक था। इसीलिए वो ब्लेक से नफरत करने लगा। जब उसने अपनी क्रश एलिस को अपने दुश्मन ब्लेक के साथ हंसते हुए देखा तो वो जल भुन गया। उसे लगता है कि ब्लेक की जगह उसे होना चाहिए था। अब उसका प्लान साफ है। वो ब्लेक को मारकर एलिस को हासिल करेगा। वो शैतानी हंसी हंसता है। अगले दिन कैप्टन हुक्म देता है कि आने वाले डीमन किंग सबजुगेशन इवेंट के लिए वीआईपीज को गार्ड किया जाए। ब्लेक सोचता है उन्हें क्या काम मिलेगा। अनाउंसमेंट के बाद सब ब्लेक और उसके दोस्तों की तरफ देखते हैं। पता चलता है कि उन्हें लीडी हीरो और उसकी पार्टी का एस्कॉर्ट बनाया गया है। लोग बातें करते हैं कि ट्रेनीज को इतना बड़ा काम कैसे मिल गया। असल में ये कैप्टन और एलिस की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर अटैक के दौरान अच्छा काम किया था। ब्लेक ने ना सिर्फ गंथर को हराया, बल्कि ईडा और एलिस भी उस पर ट्रस्ट करते हैं।
कैप्टन हुक्म देता है कि सब अपनी जिम्मेदारियां संभालें। बाद में ब्लेक और उसके दोस्त एलिस के कमरे के बाहर खड़े होते हैं। स्वेन नर्वस है और उसकी टांगें कांप रही हैं। थेरेसा और क्लारा उसे हिम्मत दिलाती हैं, हालांकि वो खुद डर रही हैं। स्वेन अंदर जाता है। अंदर एलिस और ईडा उन्हें देखकर खुश होते हैं। ब्लेक के दोस्त हैरान हैं कि उनके सामने लेडी हीरो और लेडी ईडा हैं। ब्लेक नॉर्मल तरीके से मिलता है। उनकी बातों से ब्लेक के दोस्तों को एहसास होता है कि ये वाकई दोस्त हैं। जब वो बैठते हैं तो सिवाय ब्लेक के सब नर्वस हैं। ईडा और एलिस उन्हें रिलैक्स होने का कहती हैं। ब्लेक खुश है कि उन्हें इतनी प्रेस्टीजियस पार्टी ने रेकमेंड किया। उसके दोस्त सोचते हैं कि वो ब्लेक को आम आदमी समझते थे, पर ये तो बिल्कुल उल्टा निकला। एक नाइट एलिस को कहता है कि इनमें सिर्फ ब्लेक ही काबिल लगता है, बाकी तीनों कमज़ोर नॉविस मैजिशियंस लगते हैं, उन्हें बदल देना चाहिए। ये सुनकर तीनों और नर्वस हो जाते हैं, पर थरीसा खड़ी होकर दरख्वास्त करती है कि उन्हें ये ड्यूटी करने दें। बाकी दोनों भी उसका साथ देते हैं कि वो दिखने से ज़्यादा ताकतवर है। नाइट आहें भरकर कहता है कि उनका टेस्ट होगा। अगर वो एक हमला भी कर पाए तो जीत जाएंगे। नाइट कहता है वो मैजिक यूज़ नहीं करेगा, जो कि उनकी तौहीन लगती है। गुस्से में वो तीनों हमला करते हैं, पर नाइट आसानी से डॉज कर लेता है। स्वेन को यकीन नहीं आता। नाइट बताता है कि वो लेडी वॉलबर्गा का ट्रेन किया हुआ है, इसलिए मजिशियन से नहीं हार सकता। वो ये कहकर जाने लगता है कि कमज़ोर लोगों को एस्कॉट नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरफ ब्लेक सेरेमनी की डेट पूछता है। एलिस बताती है 3 हफ्ते बाद है। ब्लेक नाइट को यकीन दिलाता है कि वो इन 3 हफ्तों में अपने दोस्तों को स्ट्रॉन्ग बना देगा। नाइट मान जाता है और कहता है वो इवेंट से 3 दिन पहले दोबारा टेस्ट लेगा। ब्लेक के साथ ही मोटिवेशन के साथ मान जाते हैं। एलिस और ईडा भी उन्हें सपोर्ट करती हैं। नाइट को कम वक्त की वजह से उम्मीद नहीं, पर वो कहते हैं वो सख्त ट्रेनिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त मेका फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स के आगे भागते हुए नजर आते हैं और चीखते हैं कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं हैं। जान बचाकर भागते हुए वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं ताकि खुद को साबित कर सकें। ब्लेक और एलिस भी उनके पीछे लगे हैं। भले ही हालात मुश्किल हैं, वो हार मानने वालों में से नहीं, और इसी जोश के साथ वो आने वाले टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। वो चीख रहे हैं कि लेवल 3 मॉन्स्टर को हराना उनकी करंट लेवल पर नामुमकिन है। इसी दौरान ब्लेक उन्हें हिम्मत देता है, क्योंकि भागने से वो मजबूत नहीं होंगे। स्वेन समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो फायर मैजिक फेंकता है, मगर मॉन्स्टर बच जाता है और कुल्हाड़ी से हमला करता है। स्वेन बाल बाल बचता है और सबके जहन में यही सवाल आता है कि इसे कैसे हराया जाए। ब्लेक जोर से मशवरा देता है कि उन्हें प्लान बनाना होगा, वरना उनकी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होगी। अचानक एक मॉन्स्टर स्वेन पर पीछे से हमला करने वाला होता है, मगर बैरियर मैजिक यूज करके ब्लेक उसे बचा लेता है। ये ब्लेक की तरफ से तसल्ली है कि वो हिफाजत के लिए खड़ा है। आखिरकार तीनों को दोबारा शुरू करने की मोटिवेशन मिलती है। उन्हें हीरो की बात याद आती है कि वो सिर्फ बैरियर पिकनिक सिखा सकता है, इसीलिए उन्हें अपनी मौजूदा सलाहियतें इस्तेमाल करनी होंगी। वो जल्दी से अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाते हैं। वो मॉन्स्टर्स के हमलों से बचते हैं और जब भी मॉन्स्टर अपना गार्ड नीचे करता है वो हमला कर देते हैं, और अच्छी खासी टीम वर्क के बाद वो मॉन्स्टर को गिरा देते हैं और अपनी पहली कामयाबी का जश्न मनाते हैं। ब्लेक ऊपर से उन्हें देखता है जबकि वो बात करते हैं कि टीम वर्क उन्हें मजबूत बनाएगी। दूसरे दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें हाइक पर ले जाता है ताकि जिस्मानी ताकत बढ़े। तीसरे दिन वो उन्हें चैलेंज करता है कि दुश्मन की हरकतों से हमले का अंदाज़ा लगाएं, और बस इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। उनकी जांच का दिन आ जाता है और नाइट उनके सामने खड़ा है ताकि उनकी काबिलियत देख सके। पुरअज़्म होकर वो तीनों मानते हैं कि वो पिछली बार से वाकई ज़्यादा ताकतवर हैं। नाइट उनका ओवर कॉन्फिडेंस नोट करता है और सोचता है कि क्या उन्हें जल्द हकीकत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जांच शुरू होती है और स्वेन पहला हमला करता है, मगर नाइट तेजी से दिफा करता है और हमले को बेकार कहता है। लेकिन क्लारा साइड से हमला करती है और स्वेन की हिमायत करती है कि उसका हमला बेकार नहीं था। नाइट के लिए दूसरा हमला टालना कोई बड़ी बात नहीं, मगर वो नोट करता है कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गए हैं। नाइट को मानना पड़ता है कि उनकी टीम वर्क काबिले तारीफ है। इसी दौरान वो तीनों हाँप रहे हैं, ये जानते हुए कि नाइट कितना ताकतवर है। नाइट उनका मजाक उड़ाता है कि क्या उनके पास बस यही है। इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाने का फैसला करते हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं। पलक झपकते ही वो नाइट को घेर लेते हैं और अपना नया मैजिक दिखाते हैं। फिर वो अपने एट्रीब्यूट्स जाहिर करते हैं जो नाइट को हैरान कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल है जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। लेकिन
उसकी तेजी उसे बचा लेती है और वो हमले से बच निकलता है। स्वेन जमीन पर गिरा सोचता है कि नाइट ने ये कैसे किया। एलिस ऐलान करती है कि खत्म हो गया, जबकि स्वेन और उसके दोस्त रोने वाले हैं क्योंकि उनकी मैजिकल पावर खत्म हो चुकी है। मगर ब्लेक उन्हें तसल्ली देता है कि वो सिर्फ 3 हफ्तों में इतने ताकतवर बने हैं और उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब नाइट उनके पास आकर बताता है कि वो टेस्ट पास कर चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि वो तो हार गए थे। मगर नाइट यकीन दिलाता है कि उनकी मैजिक पावर जबरदस्त थी, जिसने उसे थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया। वो पिछले 3 हफ्तों में वाकई बेहतरीन बन गए हैं और वो एस्कॉट के तौर पर अच्छा काम करेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर आता है और उन्हें मुबारकबाद देता है, जबकि वो तीनों खुशी मनाते हैं कि उनकी मेहनत रायगान नहीं गई। उधर एलिस और एडा सोचते हैं कि वो उस्ताद और शागिर्द लग रहे हैं। वो ब्लेक और उसकी टीम के साथ महफूज महसूस करती हैं और कॉन्फिडेंट है कि सेरेमनी सेफ होगी। लेकिन एडा बताती है कि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसलिए वो उम्मीद करती है कि सब ठीक रहे। सब्जुगेशन सेरेमनी का दिन आ जाता है। हीरोज पार्टी पहुंचती है और वहां फैंस का बड़ा हुजूम है। स्वेन, क्लारा और टेरेसा जानते हैं कि उन्हें बहुत चौकन्ना रहना है। एलिस के 2 साथी दूसरी गाड़ी में हैं जो ब्लेक नोटिस करता है। अचानक एलिस और एडा हमारे प्रोटैगनिस्ट से बात करने आती हैं, मगर वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहता है, ये जानते हुए कि वो नाकाम नहीं हो सकता। पहले उसे नाइट ने बताया था कि हीरो और उसके साथियों को मारने का प्लान है, क्योंकि उन पर पहले भी असैसिनेशन और किडनैपिंग की कोशिशें हो चुकी हैं। नाइट उन्हें हिफाजत करने का हुक्म देता है, इसलिए ब्लेक खतरा भांपकर ज्यादा मोहतात रहता है। भीड़ में गंथर खड़ा है और गुस्से में उनकी तरफ लपकता है। वो वहीं रुक जाता है, जबकि ब्लेक देख लेता है कि ये गंथर है। नाइट्स को हुक्म है कि अगर गंथर मुजाहमत करे तो रहम ना करें, मगर गंथर का बस एक ही मकसद है, ब्लेक को मारना और एलिस को छुड़ाना। एक नाइट गंथर को रोकने आता है, मगर गंथर उस पर हमला कर देता है, जिससे लोग पैनिक हो जाते हैं। कुछ ही मिनट्स में भीड़ भाग जाती है। ईडा जल्दी से नाइट को हील करने आती है, जो गंथर के हाथों जल गया था। अचानक ब्लेक के तीनों साथी गंथर पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें छोड़ने के लिए चिल्लाता है, मगर वो उसे जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वो प्रोटैगनिस्ट को देखता है और उसे बद्दुआएं देने लगता है। वो गुस्से में अपना फायर एट्रीब्यूट यूज करता है, ये चीखते हुए कि अगर एलिस उसकी नहीं हो सकती तो वो सब कुछ चलाकर राख कर देगा। वो हमला करने में कामयाब होता है, मगर ब्लेक का बैरियर सबको बचा लेता है। गनखर हीरो के लिए नफरत उगलता है, मगर एलिस उदासी से पूछती है कि वो विलन क्यों बन रहा है। वो उससे वापस आने की भीख मांगता है और उस दिन की बात करता है जब उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया था। एलिस हैरान है क्योंकि उनकी कभी ठीक से बात भी नहीं हुई। गंथर चिल्लाता है कि उसे उसका प्यार वापस चाहिए। ईडा को उस पर तरस आता है क्योंकि वो वहम का शिकार है। अचानक लेडी हीरो ब्लेक की तरफ मुड़ती है और सफाई देती है कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, जिस पर हीरो दंग रह जाता है। फिर एलिस ऐलान करती है कि हमलावर पकड़ा गया है और सबको यकीन दिलाती है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। सब दोबारा जश्न मनाना शुरू करते हैं और लेडी हीरो खुश हैं कि उन्होंने एस्कॉट्स रख लिए। ब्लेक खुश है कि वो और उसके साथी किसी काम आ सके। जब वो सेरेमनी में पहुंचती हैं, स्वेन अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है, जो लड़कियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है।